हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 30 नवंबर 2023 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम आपको फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करवा चुके हैं। क्लियर है? इससे पहले की जितनी भी पीडीएफ है हम सारी टेलीग्राम पर अपडेट कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका अगर आने वाले किसी भी दिन किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप करें, ताकि हम आपको 100% सटीक और एज इट इज क्वेश्चन कवर करवा पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। जीके करंट अफेयर का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका के उत्तरी भाग में कौन से चोल शासक ने कब्जा किया था? इस तरह से ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा गया है। क्लियर है? श्रीलंका के उत्तरी भाग में कौन से चोल शासक ने कब्जा किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमें बताया है। बट क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका है इस तरह से भी पूछा जाता है कि किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। सही जवाब रहेगा राजराज प्रथम, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर चोल शासक राजराज प्रथम ने 993 ईस्वी में आक्रमण किया था। और राजराज जो राज राजा था, तो इसका नाम राजराज भी आपको कहीं देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको राज राजा भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज आप मत होइएगा। राजराजा चोल वंश का एक प्रमुख राजा था। उसने श्रीलंका और मालदीव को जीतकर अपनी समुद्री शक्ति का परिचय दिया था। इसके अलावा उसने कलिंग को भी जीत लिया था। और राजराज चोल जो था, इसको सबसे महान चोल शासक माना जाता था। क्लियर है? वहां दक्षिण भारत के महानतम राजाओं में से एक था और महान राज यानी एक राजा राज के रूप में जाने जाते थे इसको। तो इस याद रखिएगा, चोल में सबसे महान शासक था ये राजराजा प्रथम, इसका नाम ही है, नाम से ही क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? सही जवाब रहेगा दादर एवं नागर हवेली में। सही जवाब रहेगा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता जो दर है ये केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई है। दादर और नागर हवेली में कुल साक्षरता दर 77.24% है। और यहाँ भारत में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है। साक्षरता के मामले में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, यानी कि पुरुषों की साक्षरता दर है 85.17%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर है 64.32%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया ली गई है जापान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान से ली गई है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ होता है विधायिका या संबंधित निकाय द्वारा विधिवत बनाया गया कानून तभी मान्य है जब सही प्रक्रिया का पालन किया गया हो। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश को अपनाकर संविधान ने कानून को निर्धारित करने के लिए विधायिका को अंतिम शब्द बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है? सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 48A, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण में सुधार के लिए निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 48A में उल्लेखित है। इसमें कहा गया है कि राज्य देश के वनों वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण को बनाए रखने और विकसित करने के लिए प्रयास करेगा। 1976 के 42वें संशोधन में इस अनुच्छेद को शामिल किया गया, जो राज्य को पर्यावरण और जानवरों की सुरक्षा के लिए बाध्य करता है। अनुच्छेद 48A अनुच्छेद 21 के तहत, है ना, अनुच्छेद 48A अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के दायरे में लागू हो सकता है, भले ही यहां अभी तक न्यायिक रूप से लागू करने योग्य ना हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश में। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है 30 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। 13 दिनों तक 8 अलग अलग शहरों में 23 खेल प्रकारों में 6000 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। उद्घाटन जो समारोह इसमें केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। जहां सभी खेल प्रतियोगिताएं मध्य प्रदेश में आयोजित की गई, वहीं एक खेल साइकिलिंग दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नमक में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? सही जवाब रहेगा सोडियम और क्लोरीन, ये उपस्थित होते हैं सामान्य नमक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण में कौन सा अक्षर आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु का उल्लेख करता है? तो ये डी अक्षर होता है, ये करता है आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु को बताता है, ये बेसिकली उल्लेख करता है इसका। तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण में आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु को डी अक्षर दर्शाता है। यानी कि कोपेन ने जलवायु को 5 समूह में बांटा है, ए, बी, सी और डी, ई, है ना। तो ये अलग अलग है। ए जो है उष्णकटिबंधीय, बी शुष्क, सी समशीतोष्ण, डी महाद्वीपीय और ई है ध्रुवीय। इनमें से 4 समूह तापमान पर आधारित है और 1 समूह वर्षा पर आधारित है। कोपेन ने जलवायु को तापमान और वर्षा के अंतर के आधार पर और छोटे अक्षरों को जोड़कर कई प्रकार की जलवायु में उपविभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? सही जवाब रहेगा राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निम्न सदस्य भाग लेते हैं, जैसे कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य और राज्य संसद के मनोनीत सदस्य, है ना, राज्य विधानसभा
के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा यहां पर कुछ इसी तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का संबंध। इस तरह से क्वेश्चन बना था। तो राज्य को नीतियां बनाते और कानून बनाते समय में ध्यान रखना चाहिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना। जो भी खैर ऑप्शन आपको मिला हो, क्योंकि इस तरह के ऑप्शंस जो लंबे चौड़े होते हैं वो एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं मिल पाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे दिशा निर्देश या सिद्धांत है जिन्हें राज्य की नीतियां बनाते या कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। ये सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने क्या लक्ष्य रखा था? तेज और अधिक समावेशी विकास इसका लक्ष्य था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये 2007 से 2012 तक चली थी। उसके बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 12 से 17 तक। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत विकास जो लक्ष्य दर था ये 9% था, यानी कि 9% विकास लक्ष्य था। हालांकि जो है केवल है 8% प्राप्त कर सका। कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र के लिए लक्ष्य क्रमशः 4%, 10% और 9% था, यानी कि क्रमशः यदि रखा है कृषि के लिए ये 4% था, उद्योग के लिए 10 और सेवा के लिए 9% था। इसने 2011-12 तक 18 से 23 वर्ष आयु की वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य रखा और इस योजना में समावेशी विकास की अवधारणा को शामिल करते हुए 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले बड़े प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो इनको गोपुरम बोला जाता है। दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले बड़े प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में लगभग निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। मुख्य भाग मंदिर को ही विमान या विमानम कहा जाता है और यहाँ रेखा चित्र में हमेशा वर्गाकार होता है और एक या बहुमंजिला मंदिर के ऊपर एक शिखर का भाग जो है पिरामिड का समान होता है। अगला क्वेश्चन है वैनिटी फेयर उपन्यास किसका है? तो सही जवाब रहेगा विलियम मेकपीस ठाकरे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका है वैनिटी फेयर उपन्यास। अगला क्वेश्चन है कोई से धर्म के अनुसार, यानी कि यहाँ पर जो वर्ड है एग्जैक्ट उनको याद नहीं था इसलिए नहीं बताया उन्होंने। धर्म के अनुसार कुषाण शासकों ने कौन सी उपाधि धारण कर ली थी? तो देवपुत्र की उपाधि धारण की थी इन्होंने कुषाण शासकों ने। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे मजबूत शासक था। उन्होंने 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक शासन किया। वहां कटविशेष द्वितीय का पुत्र था और उन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। तो याद रखिएगा कुषाण शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देवपुत्र की। अगला क्वेश्चन है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब रहेगा अमिश त्रिपाठी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया किताब अमिश त्रिपाठी ने लिखी है। ये जो किताब है जून 2020 में प्रकाशित हुई थी और यह महान राजा सुहेलदेव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है फयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकिनी किस घराने से संबंधित है? सही जवाब रहेगा आगरा घराने से। आगरा घराना आवाज में बल और गहराई विकसित करने के पर बहुत महत्व देता है ताकि नोट शक्तिशाली और गुंजामयान हो। प्रमुख कलाकार की बात करें तो इस घराने के महत्वपूर्ण गायक फयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकिनी हैं। आगरा घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत की एक परंपरा है जो नौहर बानी में से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा है? तो एक दिशी है, यानी कि विभिन्न जैविक स्तर पर भाग लेने वाले जीव या श्रृंखला एक खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक चरण या स्तर एक पोषक स्तर बनाता है और एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने राज्याभिषेक समारोह में किस प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना को नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया था? सही जवाब रहेगा कुमारी कमला को, यानी कि कुमारी कमला जिन्हें कमला लक्ष्मण के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना और अभिनेत्री है ये। क्लियर है? और उन्होंने एक बाल नर्तक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। लगभग 100 तमिल, हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में दिखाई दी। ये 1953 में राज्याभिषेक समारोह के दौरान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के लिए प्रदर्शन करने का उनका निमंत्रण उनकी प्रतिभा का एक बड़ा सम्मान और पहचान था। क्लियर है? तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है काहिरा में ISSF शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कब आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी अक्टूबर 2022 में। ISSF शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप अक्टूबर 2022 में मिस्र के काहिरा में हुई थी और इस चैंपियनशिप में भारत की पुरुष एयर राइफल टीम ने 16 अक्टूबर को स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आर्टिकल 118 के अनुसार है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष मौजूद ना हो तो लोकसभा उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन है अहमदनगर की स्थापना किसने की थी? सही जवाब रहेगा अहमद निजाम शाह ने अहमदनगर की स्थापना की थी। अहमदनगर निजामशाही सुल्तानों की राजधानी थी जिन्होंने 1490 ईस्वी में दक्कन में बहमनी सल्तनत की एक नई शाखा की स्थापना की। अहमदनगर की स्थापना इस वंश के पहले सुल्तान अहमद निजाम शाह ने की थी।
अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? सही जवाब रहेगा भारत का। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 12 अनुसूचियों के साथ 22 भागों में समूहित 448 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में संविधान में 470 अनुच्छेद हैं और भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा संगीत नाटक अकादमी यानी कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा संगीत नाटक अकादमी द्वारा क्लियर है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा पंजाब के लोक नृत्यों में उनके योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन आपसे बनाएं। सही जवाब रहेगा बलकार सिंह सिद्धू, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलकार सिंह सिद्धू को पंजाब के लोक नृत्यों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगस्त 2021 में किसने 30 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक F60, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगस्त 2021 में किसने 30 अगस्त 2000, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किसने 30 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक F46 स्पर्धा में रजत जीता है? ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा देवेंद्र झांझरिया। क्लियर है। भारत के देवेंद्र झांझरिया और सुंदर सिंह गुर्जर ने टोक्यो और पैरालंपिक में भाला फेंक में F46 स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक जीता है। तो अगर रजत का पूछा हो तो रजत बता सकते हैं, कांस्य का पूछा हो तो कांस्य बता सकते हैं, जो कि कांस्य जीता है सुंदर सिंह गुर्जर ने। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको केंद्रीय को बोला जाता है SCO CSO और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को बोला जाता है NSO। इसका विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की स्थापना किसने की? तो ये सरकार ने की है। देखिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय में 1950 में स्थापित किया गया था, जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर डेटा एकत्र करने के लिए एक स्थायी सर्वेक्षण संगठन होने का विचार था। अगला क्वेश्चन है कलोल क्षेत्र, महसाना, नवग्राम तेल क्षेत्र किस राज्य से संबंधित हैं? सही जवाब रहेगा गुजरात से। कलोल, महसाना और नवगांव गुजरात के महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। गुजरात में तेल के कुछ और भी क्षेत्र है, जैसे कि अंकलेश्वर, लुनेज और इसके अलावा कोसंबा, है ना, कथाना, बरकोल और सानंद। तो ये भी आप एक नजर देख के जाएगा, हो सकता है अगला क्वेश्चन इन्हीं से बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी, है ना, तो ज्योतिबा फूले ने की थी। कब की थी? 24 अक्टूबर 1873 को, माफ कीजिएगा 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फूले के द्वारा। सत्य शोधक समाज 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था। इसने शिक्षा के एक मिशन का समर्थन किया और विशेष रूप से महिला, शूद्रों, दलितों पर महाराष्ट्र में ध्यान केंद्रित समूहों के लिए सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक पहुंच में वृद्धि की थी। अगला क्वेश्चन है 1990 के दशक में अवशिष्ट जल से अमोनिया हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? तो 1990 के दशक में अवशिष्ट जल से अमोनिया हटाने के लिए यूरोप में कड़ी नाइट्रोजन नियम लागू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों में नाइट्रोजन नष्ट करने के लिए लाभदायक क्या है? नाइट्रोजन चक्र प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धी परिसंपत्ति औजार की स्थिति के तहत बोर्ड की कीमत। इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो सर्विसेज ने जीते। 61 स्वर्ण पदक, 35 रजत और 32 कांस्य पदक जीते हैं। 36वें संस्करण में गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया भर के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश के लिए सबसे सामान्य मार्ग क्या है? तो मौजूदा स्थानीय कंपनियों को खरीदना सबसे सामान्य मार्ग है या सबसे आम मार्ग है। अगला क्वेश्चन है गुलफाम अहमद सरोद के अलावा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सही जवाब रहेगा रबाब, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोद और रबाब वादक थे उस्ताद गुलफाम अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब रहेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, यानी कि राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 के मुताबिक मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल करते हैं, बट यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की? ये इससे पहले वाली शिफ्ट में भी पूछा जा चुका है, फर्स्ट या सेकंड में, थर्ड में वापस से बना है। तो कब और किसने की? तो विवेकानंद जी ने की और यह की है 1897 में। क्लियर है। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में हावड़ा के बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और यहाँ एक समाज सेवा और परोपकारी समाज है। अगला क्वेश्चन है कृषि किस अनुसूची में आती है? सही जवाब रहेगा राज्य सूची में। देखिए कृषि जो आती है ये 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल है। कृषि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल है और राज्य सूची में राज्य और स्थानीय महत्व के विषय जैसे कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई ये सभी शामिल है। अगर आगे से आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए पुलिस किस अनुसूची में शामिल है, तो ये राज्य सूची में 7वीं अनुसूची की राज्य
सूची में। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई और पुलिस, ये सारे राज्य सूची में ही शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश कोष और आर्थिक प्रबंधन कंपनी की स्थापना कब हुई? नवंबर 2005 में। राष्ट्रीय निवेश कोष NIF की स्थापना नवंबर 2005 में भारत सरकार ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना कब की गई? 12 अप्रैल 2005 आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर के साथ कलकत्ता में किस शिक्षा संस्थान की आधारशिला रखी? सही जवाब रहेगा कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने रखी थी। राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर के साथ कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और इस कॉलेज ने भारत में शिक्षा प्रणाली में क्रांति लाने का मार्ग प्रशस्त किया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट का बंदरगाह कौन सा है? एग्जैक्ट हमें ऑप्शन तो नहीं मिले, जितने भी पूर्वी तट के बंदरगाह सारे यहाँ पर डाल दिए हैं। कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, चेन्नई, एन्नोर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। तो ये सारे जो बंदरगाह है भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह हैं, इनमें से ही आपको एक ऑप्शन मिला होगा। अगला क्वेश्चन है, डामर की पतली परत हड़प्पा सभ्यता में कौन पानी निकासी के लिए लगे थे? इस तरह से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था, बाकी डिटेल हमने डालने की कोशिश की। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में पानी को चूने से रोकने के लिए चिनाई के मसाले और ईंटों के ऊपर डामर यानी बिटुमेन की परत चढ़ाई जाती थी, है ना। इस तरह की चीजें थी पानी को रोकने के लिए। अब क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था, ये कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, जो भी समझ में जितना भी आया उस तरह की हमने डिटेल यहाँ पर डाल दी है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर की नृत्य मूर्तियां कौन से नृत्य से संबंधित हैं? सही जवाब रहेगा आपका ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य, ओडिसी से इसका संबंध हो जाएगा। यानी कि सूर्य मंदिर की जो नृत्य मूर्तियां है किसका प्रतिनिधित्व करती है, किसको दर्शाती है? तो ओडिसी नृत्य को यह दर्शाती है। सूर्य मंदिर की नृत्य मूर्तियां ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य ओडिसी को दर्शाती है। और सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है। यहाँ पर हर साल दिसंबर में कोणार्क नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है और ये 5 दिनों तक चलने वाला है एक नृत्य महोत्सव है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख से रिलेटेड था, बड़े धम्म कौन से नहीं है? इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। इसके अलावा चौपर्या उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौपर्या उत्सव मिजोरम में मनाया जाता है और ये जो त्योहार है मार्च के महीने में मनाया जाता है। इस दौरान जंगल सफाई का काम पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी संस्था से प्रतिस्थापित किया गया था? सही जवाब रहेगा शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते यानी गेट से इसको प्रतिस्थापित किया गया था। क्लियर है? विश्व व्यापार संगठन ने 1948 में स्थापित शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते गेट को प्रतिस्थापित किया था। गेट का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाना था। अगला क्वेश्चन है, लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही जवाब रहेगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से समाज सुधारक थे जिन्होंने आधुनिक बंगाली वर्णमाला जोड़ी थी? तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने आधुनिक बंगाली में वर्णमाला जोड़ी थी। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय। गाइस, यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चंस आज हमें मिल चुके हैं। 50 में से 48 जो क्वेश्चंस है पूरे हमने आपको एज इट इज बता दिए। कुछ क्वेश्चंस आधे अधूरे मिले, वो भी हमने आपको क्लियर बता दिया है कि ये क्वेश्चंस आधे अधूरे मिले। अगर आपको बताया तो आप देख लीजिएगा। बाकी 2 क्वेश्चन ही मिसिंग है, बाकी पूरा का पूरा पेपर आज हमने आपको कवर करवा दिया है। इसके अलावा कंप्यूटर में बात करें, MS एक्सेल से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ईमेल से क्वेश्चन आपका बना है, इंटरनेट से क्वेश्चन बना है, शॉर्टकट की से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। SICI से क्वेश्चन बना है मैथ्स में आपका। इसके अलावा लाभ हानि से क्वेश्चंस बनाए, अनुपात से क्वेश्चन बनाए, LCM HCF से क्वेश्चन पूछा गया है, समीकारी से क्वेश्चन बनाए, गोला से क्वेश्चंस बनाए, त्रिभुज से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। रीजनिंग में मिरर इमेज आपका बनाए, आकृति से क्वेश्चन बनाए, कोडिंग डिकोडिंग आपकी आई है, बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन बने, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बने, 5 से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए। इसके अलावा नंबर सीरीज भी आपकी पूछी गई। तो ये सारे के सारे हमने टॉपिक बता दिए मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के यानी कि GK GS में और कंप्यूटर में। तो हमने सारा ओवरव्यू आपको दे दिया है आज का, और आज हमने फर्स्ट, सेकंड और तीनों शिफ्ट का आपको दे दिया है। उससे आपको मिलाकर देखना है कि कहाँ पर किस तरह का आज का लेवल गया है, किस तरह से आपको आगे की तैयारी को कंटिन्यू करना है। क्लियर है? और इन PDF को भी हम टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करके रखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की और एप्लीकेशन की। दोनों की लिंक आपको जाकर उन पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है, डाउनलोड कर लेनी है एप्लीकेशन को, क्योंकि वहाँ पर और आपको PDF वगैरह मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा, जो भी अपडेट होती है हम सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं। क्लियर गाइस? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है? मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।